हेलो स्टूडेंट। अब तक हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे कि कितनी तरह का बैंक होता है। आज हम बात करेंगे बैंक उधार देता है। हमेशा जब बैंक उधार देता है जब भी बैंक उधार देता है तो तीन बातों को हमेशा ध्यान में रखता है। पहली बात, सुरक्षा, सिक्योरिटी। दूसरी चीज, तरलता, लिक्विडिटी। और तीसरी चीज, लाभदेयता, प्रॉफिटेबिलिटी। जब बैंक उधार देता है तीन बातों को हमेशा ध्यान में रखता है। सुरक्षा, अर्थात बैंक जिसको उधार दे रहा है वो पैसा सुरक्षित है या फिर नहीं है। दूसरी चीज, लिक्विडिटी, हम तरलता की बात करें। बैंक जब उधार देगा तो कितना पैसा उसके पास है और कितना पैसा बैंक के पास अभी होना चाहिए। और तीसरी बात, प्रॉफिटेबिलिटी, वो लाभदेयता की बात करता है, कितना लाभ प्राप्त होगा। ये तीन बातों को बैंक हमेशा ध्यान में रखता है। फिर एक प्रश्न, जब बैंक उधार देता है तो यह कहा जाता है कि बैंक द्वारा दी जाने वाली हम उधारियों के क्षेत्र की बात करें। जब उधारियों के क्षेत्र की बात करते हैं तो दो क्षेत्र होते हैं। एक सामान्य क्षेत्र, यह सामान्य क्षेत्र है। देखा जाए तो इस क्षेत्र में उधार देना बैंक की इच्छा पर निर्भर है। जो कॉमन एरिया है, इस क्षेत्र में बैंक उधार देता है, देना न देना बैंक के ऊपर निर्भर है। नंबर दो, प्राथमिकता वाले क्षेत्र। ध्यान सुनना, हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करें, इस क्षेत्र में उधार देना अनिवार्य है। अर्थात हर बैंक उधार देगा ही देगा। अब एक प्रश्न उठा, प्राथमिक जब क्षेत्र की बात करें तो कौन कौन से एरिया आते हैं। एक चीज ध्यान दो, प्राथमिक क्षेत्र में आने वाले विषय सब्जेक्ट क्या है। पहली बात, कृषि, कमजोर वर्ग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग। पूरी बात ध्यान दो इस बात को। निर्यात, आवास की बात करें, सेल्फ हेल्प हम ग्रुप की बात करें, अल्पसंख्यक समुदाय, और अल्पसंख्यक समुदाय में
मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी। सॉफ्टवेयर उद्योग की बात करें हम लोग, कृषि, हम प्रसंस्करण की बात करें, कई बार यूपीएससी ने क्या है, प्रश्न यह पूछा कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है। जो प्रायोरिटी सेक्टर है, प्राइमरी नहीं, प्रायोरिटी सेक्टर में क्या क्या आता है। एक बात है ना, बैंक जब उधार देता है, एक समान क्षेत्र है, कॉमन एरिया है, ये बैंक की इच्छा पर निर्भर है। कितना उधार देगा नहीं, ये बैंक स्वयं डिसाइड करेगा। लेकिन ध्यान दो, जो प्राथमिक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में उधार देना बैंक के लिए अनिवार्य है। और प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या है? पहले कृषि, कमजोर वर्ग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, हम निर्यात की बात करें, आवास, सेल्फ हेल्प ग्रुप, हम एजुकेशन की बात करते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय, सॉफ्टवेयर उद्योग, कृषि प्रसंस्करण, मतलब एग्रीकल्चर, वीकर सेक्शंस, शॉर्ट एंड मिडिल इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट की बात करें, हाउसिंग लोन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एजुकेशन, माइनॉरिटी कम्युनिटी, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, प्रोसेसिंग की बात करें। अंत में बात करें हम अक्षय ऊर्जा की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी की बात करें हम लोग, ये सब के सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। इसका मतलब है कि बैंक को इनमें उधार देना ही देना है। अब ध्यान सुनो इस बात को। अब प्रश्न ये उठा, कितना उधार देंगे? प्राथमिक क्षेत्र की सीमा क्या होगी, क्या होनी चाहिए? प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, ध्यान देना इस बात को। अब एक प्रश्न, प्राथमिक क्षेत्र की सीमा क्या होगी? प्राथमिक क्षेत्र की सीमा, सीमा क्या होगी? जब इस सीमा की बात करते हैं तो नियम क्या है? बीस से अधिक शाखा वाली विदेशी बैंक एवं घरेलू बैंक की बात करें, ये न्यूनतम 40% प्राथमिक क्षेत्र को उधार देंगे। ये ध्यान रखना है, 20 से अधिक शाखा वाली विदेशी बैंक एवं घरेलू बैंक, डोमेस्टिक बैंक और फॉरेनर्स बैंक है, ये जितना उधार देंगे, कुल उधारियों का न्यूनतम 40% ये प्राथमिक क्षेत्र में उधार देंगे। और इसमें भी कुछ रूल है, ध्यान देना। रूल ये कि 18% ये लोग देंगे कृषि को और 10% देंगे ये कमजोर वर्ग को। शेष राशि
ध्यान देना इस बात को। 20 से अधिक शाखा वाले विदेशी बैंक और घरेलू बैंक न्यूनतम 40% प्राथमिक क्षेत्र में उधार देंगे, जिसमें 18% एग्रीकल्चर सेक्टर को देंगे ये, और 10% केवल कमजोर वर्ग को देंगे। शेष राशि अपने विवेक के अनुसार देंगे। यह न्यूनतम शब्द है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। याद रखना, न्यूनतम है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। यह सीमा आपकी निर्धारित है और इतना उधार देना ही देना है। दूसरी चीज, ये जो देंगे न्यूनतम 32% देंगे। हमेशा ध्यान दो, इस 32% में रूल क्या है? 12% निर्यात और 10% लघु उद्योग की बात करते हैं। इसका अर्थ क्या है? जब बैंक उधार देता है तो किन क्षेत्रों में उधार देगा? किन क्षेत्रों में? तो नियम क्या है? 20 से अधिक शाखा वाले विदेशी बैंक या घरेलू बैंक में 40%, जिसके सब सेक्टर है 18% एग्रीकल्चर को, 10% कमजोर वर्ग को। कितना हो गया? 28%। बचा कितना? 12%। तो शेष 12% राशि अपने विवेक के अनुसार किसी को दे देंगे, पर देंगे उन्हें जिनका उल्लेख प्राथमिक क्षेत्र में है। और ये 20 से कम शाखा वाले जो विदेशी बैंक हैं, ये न्यूनतम 32% देंगे प्राथमिक क्षेत्र में, जिसमें 12% एक्सपोर्ट की बात करेंगे और 10% ये लघु उद्योग को देंगे। ये पर एक प्रश्न उठा, मान लिया जाए बैंक नहीं देते तो क्या होगा? तो नियम क्या है? यदि ये अपने कोटे को पूरा नहीं करते हैं तो ध्यान देना इस बात को। नियम क्या है? यदि बैंक तो शेष राशि गठित RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की बात करें, में जमा हो जाएगा। यदि विदेशी बैंक कोटा पूरा नहीं करते हैं तो सिडबी के तहत गठित SIDF में शेष राशि जमा हो जाएगी। ध्यान देना इस बात को। हम लोग बात कर रहे थे कि जो डोमेस्टिक बैंक हैं अपने कुल उधारियों का 40% कम से कम प्राथमिक क्षेत्र में देंगे। पर नियम क्या है कि यदि घरेलू बैंक निर्धारित कोटे को पूरा नहीं करते हैं तो शेष राशि नाबार्ड के तहत गठित RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की बात करें, ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास कोष में जमा हो जाएगा। जैसे एग्जांपल दूं, घरेलू बैंकों के लिए सीमा निर्धारित है 40%। मान लिया जाए कोई बैंक केवल 38% देता प्राथमिक क्षेत्र में, कोटा है 40%,
देता केवल 38%, बचा कितना? 2%। ये 2% जो राशि होगी यहां जमा हो जाएगी और इसका उपयोग गांव के विकास के लिए किया जाएगा। दूसरी बात, यदि 20 से कम शाखा वाले विदेशी बैंक इस कोटे को पूरा नहीं करते हैं तो रूल क्या है? शेष राशि सिडबी के तहत स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की बात करें, सिडबी के तहत गठित एसआईडीएफ करते हैं स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट फंड, एसआईडीएफ में जमा हो जाएगी। इसका मतलब क्या चीज है कि यदि विदेशी बैंक का कोटा है 32%, इन्होंने केवल दिया 30%, तो जो 2% राशि होगी यहां जमा हो जाएगी। पर अक्सर देखा गया है कि प्रत्येक बैंक अपने निर्धारित कोटे को पूरा अवश्य करता है। पर एक प्रश्न, जब बैंक उधार देता है जब बैंक उधार देता है तो हमेशा ध्यान दो, बैंक द्वारा उधार देता है तो एक चीज सोचो आप, जैसे आप किसी को उधार देते हैं, उधार वापस हो गया ब्याज के साथ, तो क्या कहोगे? परफॉर्मेंस एसेट्स। पर वापस नहीं हुआ तो नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स। जब बैंक उधार देता है तो दो प्रकार की उधारियां, एक होता है परफॉर्मेंस एसेट्स, इसको कहते हैं निष्पादन परिसंपत्ति। परफॉर्मेंस, इसका मतलब क्या होता है? ऐसी परिसंपत्ति, मतलब ऐसी उधारियां जो मूलधन ब्याज के साथ वापस आ जाए। पूरी बात ध्यान देना इस बात को, उसे कहते हैं परफॉर्मेंस एसेट्स कहते हैं, पीएस परफॉर्मेंस एसेट्स, निष्पादन परिसंपत्ति कहते हैं उसे। ये होता क्या है? ऐसी बोरोइंग जो ब्याज के साथ वापस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, एसबीआई ने किसी को उधार दिया है, मान लो साल भर के लिए, वो पैसा वापस हो जाए ब्याज के साथ, मूलधन वापस हो जाए, तो उसे कहते हैं परफॉर्मेंस एसेट्स। उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, मूलधन तो वापस हुआ ही, ब्याज भी वापस हो गया। और दूसरा होता है एनपीएस, इसको कहते हैं नॉन मेंस एसेट्स। इसे कहते हैं गैर निष्पादनकारी पर इसका मतलब यह है एक निर्धारित अवधि तक मूलधन और ब्याज की प्राप्ति न हो। ध्यान देना इस बात को, एनपीएस ये ज्यादा चर्चा में है, नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति। ये कहते किसे हैं?
निर्धारित अवधि तक मूलधन और ब्याज की प्राप्ति न हो तो उसे कहते हैं एनपीएस, नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स कहा जाता है उसे। समांतर देखा जाए ये दो चीजें, सामान्य व्यवसाय में देखा जाए हम कृषि क्षेत्र की बात करें, इसमें क्या होगा, 90 दिन के अंदर मूलधन एवं ब्याज की प्राप्ति न हो, 19 डेज के अंदर मूलधन और ब्याज की प्राप्ति न हो तो उसे कहते हैं एनपीएस। और कृषि क्षेत्र में 2 फसल तक काउंट किया जाता है। एक बात याद रखना, नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स की बात करें, गैर निष्पादन परिसंपत्ति, इसका मतलब है निर्धारित अवधि तक मूलधन और ब्याज की प्राप्ति न हो, नॉन गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति। अब देखो, आप जब अवधि की बात करेंगे तो सामान्य व्यवसाय में 90 दिन की बात की जाती है, याद रखना है 19 डेज। और कृषि क्षेत्र में 2 फसल तक, अर्थात 90 दिन के अंदर यदि मूलधन और ब्याज की प्राप्ति न हो तो उसे एनपीएस में डाल दिया जाता है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में 2 फसलों तक मूलधन एवं ब्याज की प्राप्ति न हो तो उसे एनपीएस में डाल दिया जाता है। अक्सर आपने पढ़ा होगा कि बैंकों के एनपीएस बढ़ता जा रहा है। सरकार एनपीएस को समाप्त करने के लिए बहुत सारे तरीके अपना रही है, पर सफलता मिल नहीं पा रही है। प्रश्न ये उठा, आखिर बैंकों का एनपीएस बढ़ता क्यों है? क्या रीजन है जिससे बैंक का एनपीएस बढ़ जाता है? मतलब एनपीएस बढ़ने का कारण क्या है? नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स बढ़ने का कारण क्या है? तो सबसे बड़ी चीज देखो, रीजन क्या है, ध्यान सुने इस बात को। एक चीज बताओ, आखिर लोग बैंक का पैसा वापस क्यों नहीं कर पा रहे? पहला रीजन, आधारभूत संरचना, सड़क के विकास, रेलवे ट्रैक के विकास की बात करूं। सड़क के विकास के लिए कंपनियां बैंक से उधार लेती हैं, लेकिन उधार लेती तो उन्हें पता है कि 2 साल में सड़क बन जाएगी, उसके बाद मुझे प्रॉफिट होगा, मैं बैंक का पैसा वापस कर दूंगा। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट विलंबित हो जाता है, लेट हो जाता है। प्रोजेक्ट लेट क्यों होता है? या तो राजनीति शुरू हो जाती है, या तो पर्यावरणीय अनुमति नहीं मिलती। और जब पर्यावरणीय अनुमति नहीं मिलेगी तो प्रोजेक्ट आपका विलंबित हो जाएगा, लेट हो जाएगा। और जब लेट हो जाता है तो ब्याज बढ़ता चला जाता है, परिणाम तक कंपनियां पैसा वापस करने में असमर्थ हो जाती हैं। ध्यान देना। तो पहला रीजन ये है, आधारभूत संरचना के विकास में विलंब हो जाना। क्योंकि बैंक आधारभूत संरचना, सड़क, बंदरगाह, एयरपोर्ट, हार्बर के विकास के लिए उधार देती है। पर हम लोग बात कर रहे थे, उस प्रोजेक्ट के विकास के लिए पर्यावरणीय अनुमति चाहिए, जमीन का अधिग्रहण चाहिए। पर राजनीतिक कारणों से न तो जमीन का अधिग्रहण हो पाता और न तो पर्यावरणीय अनुमति मिल पाती। परिणामतः प्रोजेक्ट विलंबित हो जाता है। और जब प्रोजेक्ट विलंबित हो गया तो फिर क्या होगा? कंपनी घाटे में जाएगी, उस कंपनी में ब्याज बढ़ता चला जाएगा।
अंत कंपनी पैसा वापस करने में असमर्थ हो जाती है और जो असमर्थ हुई एनपीए में चला जाएगा। पहली चीज। हम दूसरी चीज बात करें, कई बार ऐसा होता है ब्याज दर में अचानक वृद्धि की बात करें, जब इंटरेस्ट रेट में जब अचानक वृद्धि होती है, अचानक वृद्धि, तो कंपनियां करती क्या है कि पैसा वापस करने में या ब्याज चुकाने में असमर्थ हो जाती हैं, और जब असमर्थ हुई तो उनका पैसा एनपीए में चला जाएगा। तीसरी चीज देखा जाए, आर्थिक मंदी के कारण ध्यान सुनो इस बात को, आर्थिक मंदी के कारण निर्यात इकाइयां पैसा वापस नहीं कर पाती हैं। जब रिसेशन आता है, रिसेशन, तो जो निर्यात करने वाली इकाइयां हैं वो पैसा वापस कर ही नहीं पाती। आखिर वापस क्यों नहीं कर पाती हैं? वो निर्यात करने वाली कंपनियां उधार लेती हैं निर्यात करने के लिए, पर विश्व बाजार में जो रिसेशन आया, निर्यात रुक गया। निर्यात रुका तो कंपनी का पूरा सामान लॉक हो गया, अब वापस नहीं कर पाएंगे। एक बड़ा सा रीजन देखा होगा, कम प्राथमिक क्षेत्र में उधार तो देते हैं, ध्यान देना, प्राथमिक क्षेत्र में दिया गया उधार भी वापस नहीं हो पाता। आखिर प्राथमिक क्षेत्र में दिया गया उधार वापस क्यों नहीं हो पाता है? कारण क्या है? रीजन क्या उसके साथ? जैसे बैंक ने एग्रीकल्चर सेक्टर को उधार दिया, कृषि क्षेत्र को उधार दिया, पर फसल बर्बाद हो गई। जब फसल बर्बाद हो गई तो स्वाभाविक है किसान पैसा कहां से वापस कर पाएगा? पता चला आपदा आ गई और आपदा में पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई, तो भी किसान पैसा वापस नहीं कर पाता है। ऐसी कंडीशन में बैंक का पैसा फंस जाता है। अब देखो आप, पांचवी चीज, एक बड़ा सा फैक्टर है राजनीतिक। मतलब बैंक के अधिकारी और राजनेता मिल करके ऐसे लोगों को उधार देने की कोशिश करते हैं जो वापस करना ही नहीं चाहते। और अक्सर देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे लोग बैंक का पैसा वापस लेकर के वापस विदेश भाग गए, वो इंडिया वापस नहीं आ रहे हैं। कितने हजार करोड़ रुपया बैंक का डूब गया। अब सोचो जरा, तो कहीं न कहीं बैंक के अधिकारी और राजनेताओं की साठ गांठ के कारण बैंक का पैसा एनपीए में चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि राजनीतिक पहुंच के आधार पर ऐसे लोगों को बैंक से उधार दिलाने की कोशिश की जाती है जो वापस करना ही नहीं चाहते। कई बार ऐसा होता है कि लोग कंपनी को घाटे में दिखा देते हैं। जब कंपनी को घाटे में दिखाएंगे तो स्वाभाविक है उनका पैसा वापस नहीं हो पाएगा, या ये कहा जाए वापस करना ही नहीं चाहते, वो जानबूझकर वापस नहीं करना चाहते। अब एक चीज सोचो, मान लिया जाए यदि बैंक का एनपीए बढ़ेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा?
जैसे एग्जांपल लो, मान लीजिए आप बैंक हैं, आप किसी को उधार दे रहे हैं और वो व्यक्ति आपका उधार वापस नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या करेंगे? किसी को उधार देंगे ही नहीं। और जब किसी को उधार नहीं देंगे तो व्यक्ति अपना व्यवसाय नहीं कर पाएगा। बैंक भी यही करता है। जब बैंक एनपीएच बढ़ता है तो बैंक के पास तरलता की कमी हो जाती है। जब तरलता की कमी होगी तो बैंक किसी को उधार नहीं देगा, या उधार देगा तो कठोर शर्तों पर देगा। तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी? जब कठोर शर्तों पर उधार मिलेगी तो बाजार में डिमांड नहीं बढ़ पाएगी। तो पहला रीजन ये है कि बैंक के पास तरलता में कमी आ जाती है। और जब बैंक के पास तरलता में कमी आएगी तो प्रॉब्लम क्या होगी? बैंक उधार देने से बचने की कोशिश करेगा। और जब उधार देने से बचने की कोशिश करेगा तो कहीं न कहीं निवेश पर अधिनिवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। औद्योगिकरण पर प्रतिकूल प्रभाव, और जब औद्योगिकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो आर्थिक समृद्धि प्रभावित होगी। कई बार ऐसा होता है कि जब उधार देने से बचने की कोशिश करेगा तो बाजार में मांग में कमी आ जाएगी, और जब बाजार में मांग में कमी आएगी तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा? पहली बात। हम नंबर 2 की बात करें, दूसरा इफेक्ट क्या होगा? एनपीएच बढ़ गया तो सारे बैंक नैरो बैंक में कन्वर्ट हो जाएंगे। रूपांतरित होने की कोशिश करेंगे। नैरो बैंक क्या होता है? ऐसे बैंक जो जोखिम रहित क्षेत्र में उधार देते हों, जहां किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है। नो रिस्क एरिया में उधार देने वाले बैंक को कहा जाता है नैरो बैंक। एक चीज सोचो आप, जब आपका सारा पैसा लोग वापस नहीं करेंगे तो क्या करोगे आप? आप उन्हीं को उधार दोगे जहां पैसा वापस होने की गारंटी हो। बैंक भी यही करेगा। एक तो देखा जाए सीधे ये नैरो बैंक में क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे। तीसरी चीज देखा जाए, हेतु प्रोविजनिंग क्या है? प्रोविजनिंग प्रोविजनिंग का मतलब बैंक के पास कुछ ऐसे राशि हमेशा होती है जिसका उपयोग विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए किया जाता है। अब ध्यान दो, प्रोविजनिंग हेतु संसाधनों की ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि जो एनपीएच हुआ, जो पैसा हमारा डूब गया, उसकी भरपाई तो करनी है। तो प्रोविजनिंग ये जो है, आप करते क्या है? अब बैंक इसके लिए संसाधन जुटाता है। इससे बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी, लाभदेयता, लाभप्रदता में कमी आ जाती है। सबसे बड़ी देखो जरा, एक बड़ा सा रीजन देखा जाए कि किसी बैंक का जब एनपीएच बढ़ता है तो शेयर मार्केट गिरने लगता है। इसको इस तरह देखो जरा, बढ़ने से क्या होगा? बैंक की मार्केट वैल्यू मतलब बाजार मूल्य में गिरावट, और जब बाजार मूल्य में गिरावट आती है तो स्वाभाविक है बैंक का
शेयर मार्केट गिरेगा, लोग उस बैंक में विश्वास नहीं करेंगे। अब सोचो जरा, जैसे छोटा सा एग्जांपल लूं आपसे। मान लीजिए आपने 10 लोगों को उधार दिया, 10 लोगों ने आपका पैसा वापस नहीं किया, तो आपका पूरा का पूरा पैसा तो फंस गया। एक तो आप बिजनेस कर नहीं पाओगे। तो जो लोग आपको पैसा देते थे बिजनेस करने के लिए, वे लोग आपको पैसा देना बंद कर देंगे। और जब पैसा देना बंद कर देंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा? ध्यान देना इस बात को, क्या इफेक्ट होगा? लोग आपको पैसा नहीं देंगे, आपके बैंक का शेयर वैल्यू बहुत तेजी से गिरना शुरू हो जाएगा, आपका शेयर मार्केट नीचे चला जाएगा। उस बैंक में जो लोग भी पैसा जमा किए थे, सारे लोग पैसा निकालना शुरू कर देंगे, क्योंकि उस बैंक की विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी या कम हो जाएगी। और जब उस बैंक में पैसा लोग जमा नहीं करेंगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा? एक तो बैंक डूबा ही डूबा, उस बैंक का शेयर जिन जिन लोगों के पास था सब के सब डूब जाएंगे, जिसकी चर्चा हम लोग शेयर मार्केट में करेंगे। अब एक प्रश्न उठा कि एनपीएच को कैसे दूर किया जाए, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, जिसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।